हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम हम बात करेंगे कि जब हिटलर चांसलर बन गया जर्मनी का तो जर्मनी में क्या हुआ। तो पहली बात स्टार्ट करते हैं कि स्कूल में अब बच्चों को क्या सिखाया जाता था। पहली बात कि बच्चों को दिया जाता था फ्लैग ऑफ नाजी पार्टी टू वेव। इससे वो दिखाते थे अपनी देशभक्ति। सिखाया जाता था कि रोल ऑफ मेन एंड वुमेन जो है इट इज डिफरेंट। ये सिखाया जाता था कि जो हम ये कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, दिस इज आइडिया ऑफ द पास्ट एंड इट डिस्ट्रॉयज अवर सोसाइटी। बॉयज को सिखाया जाता था टू बी एग्रेसिव और गर्ल्स को सिखाया जाता था टू बी गुड मदर्स, टू रेयर आर्यन ब्लड, to distance themselves from the Jews. That means they were bearers, treated as bearers of Aryan race. Students को सिखाया जाता था कि उनको हमेशा हिटलर को मान के चलना है, सेवियर ऑफ द जर्मन रेस। बॉयज के लिए कंपलसरी था कि हिटलर का जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्वाइन करना और उसके बाद मिलिट्री सर्विस, दैट वाज कंपलसरी। अब मेरी टेक्स्ट बुक मुझसे क्वेश्चन पूछती है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ यू वेयर ट्रीटेड इन दिस क्लासरूम। यानी मुझे एज्यूम करना है कि मैं एक स्टूडेंट था और मुझे कहना है कि मुझे नाजी दौर में स्कूल में क्या सिखाया जाता था। देखो अब हम कैसे लिखें इसको, क्या कहेंगे? तो एज स्टूडेंट मैं कह सकता हूं, आई वॉज गिवन अ फ्लैग टू वेव टू शो माई पेट्रियोटिज्म। वी वर टॉट दैट द रोल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स और men and women are different. The belief that men and women are equal, it was taught us that this belief was the belief of past and it is responsible for destruction of our society. We boys were taught to be aggressive and girls were taught to be good mothers. They had to rear pure Aryan blooded Germans. They had to distance themselves from the Jews. They were made to be the bearers of Aryan race. We have been told, हमें कहा गया to claim, to believe, हमें believe करना था कि हिटलर is the savior of the society. हमें नाजी वैल्यू सिखाए जाते थे. We are told to join Hitler's youth organization for at least 3 years and then military service, that was compulsory. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी बुक मुझसे पूछती है, सपोज मान के चलो कि आप एक जीव थे जो कंसंट्रेशन कैंप में रहे फॉर 3 इयर्स, उसके बाद आप लेकिन फिर भी बच के आए। आप अपना एक्सपीरियंस बोलिए। तो इसका जवाब हम कैसे लिखते हैं? थैंक्स टू गॉड दैट आई एम अलाइव आफ्टर स्पेंडिंग 3 इयर्स ऑफ लाइफ in tortures, in concentration camps. I am alive. मैं अभी भी जिंदा हूं। Though I am weak and ill, but still I am alive. मुझे याद है मेरे सामने मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे पड़ोसी मारे गए। Many of my relatives, my neighbors, my friends were killed in concentration camps. They were sent to gas chambers. और मुझे हमेशा डर लग रहा था कि नेक्स्ट बारी तो मेरी ही आएगी। कंसंट्रेशन कैंपस में क्या किया जाता था? We were made to work hard. We were made to starve. हमें भूखा रखा जाता था। हार्ड वर्क, ज्यादा मेहनत, ज्यादा टाइम तक। और जो भी उन्हें लगता था कि अब काम करने के लायक नहीं रहा या ये अब हमारे किसी का काम का नहीं है, उसको गैस चैम्बर्स में लिया जाता था और वहां उनकी डेथ होती थी।
बट स्टिल आई एम अलाइव। 3 साल के बाद भी मैं वहां से जिंदा लौट के आया, इसके लिए मैं खुश हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक हमसे पूछती है, एज अ पॉलिटिकल अपोनेंट आप बोलिए आप अपना एक्सपीरियंस ड्यूरिंग नाजी रूल। देखो इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। नाजीज ने जब से हुकूमत की दौर संभाली, उन्होंने उन लोगों का जीना हराम कर दिया जो उनकी डॉक्ट्राइन, उनकी फिलॉसफी, नाजी बिलीफ शेयर नहीं करते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि नाजीज की पॉलिसी जो है बाकी लैंड्स को कनकर करना, इससे उनको क्या मिलेगा। जितना ही अपना पावर बढ़ाएंगे, पावर के नशे में और इलाकों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर लेंगे, तो हमें डर है कि जरूर बाकी कंट्रीज हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे और एक जंग हो सकती है। और जंग में आज तक किसकी जीत हुई है? मरेंगे तो हमारे लोग भी, डैमेज तो हमारी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। आई बिलीव कि कहीं ना कहीं हिटलर इस बात को समझेगा और उसकी जो ये पॉलिसी है वो उसको मॉडिफाई करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी एज पॉलिटिकल अपोनेंट में क्या कहना चाहता हूं, ध्यान रहे, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हिटलर वांट्स टू बी, व्हाट ही विल गेट बाय कंकरिंग अदर लैंड्स, what he will get by starting wars. In wars, we will also lose our men. We will also have damage. हमें भी डैमेज हो जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगा बाकी कंट्रीज को अपने कब्जे में लाने? क्या हो जाएगा ऐसी हार्श कंडीशन जीव्स के लिए? क्या हो जाएगा ऐसी पॉलिसी जिसमें हम खाली आर्यन यानी जर्मन्स को सुपीरियर मानेंगे? ऐसे तो सोसाइटी में डिवीजन हो रहा है, हमारे अपने लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर जब आया, उभर के आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से हिटलर के आने तक, इस दौरान जर्मनी में वीमर रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई? व्हाट प्रॉब्लम्स दे वेर फेसिंग? ध्यान रहे, वीमर रिपब्लिक 1919 में बनी। प्रॉब्लम ये थी कि वहां के लोगों को राइट फ्रॉम द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 people of Germany had no experience of democracy. उन्हें डेमोक्रेसी की कोई एक्सपीरियंस नहीं थी। They were used to strict rule. They were not happy with the democratic values. वो उससे खुश नहीं थे। वीमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम ये थी कि अपोजिशन थी टू वीमर रिपब्लिक बोथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट। वीमर गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम थी कि सोशलिस्ट्स थे, डेमोक्रेट्स थे, कम्युनिस्ट्स थे, इनमें कभी यूनिफिकेशन नहीं। दे वेयर नॉट यूनाइटेड, ये हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट थे, जिसका फायदा बाद में हिटलर ने उठाया। वीमर रिपब्लिक की ये प्रॉब्लम थी कि 1919 से 1924 तक दे फेस्ड वन क्राइसिस आफ्टर अनदर। इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, इतनी खतरनाक इन्फ्लेशन हो गई कि जर्मन की करेंसी ऑलमोस्ट वर्थलेस हो गई बाय 1923। People had to carry large sacks of paper money to buy a few groceries. These were some of the problems faced by the Weimar Republic. और फाइनल ब्लो लग गया वीमर रिपब्लिक को किससे? By the Great Depression of 1929, जब जर्मनी का जो वर्किंग फोर्स था उसका 6 मिलियन जो है they went unemployed.
तो अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम थी, क्लोजर ऑफ द बैंक्स एक प्रॉब्लम थी, क्लोजर ऑफ द फैक्ट्रीज एक प्रॉब्लम थी, अपोजिशन फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स एक प्रॉब्लम थी, लोगों का डेमोक्रेटिक से या डेमोक्रेसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होना वो एक प्रॉब्लम थी, लोगों की अपोजिशन फॉर डेमोक्रेसी वो एक प्रॉब्लम थी, जो यूनाइटेड नहीं हो पाए डेमोक्रेट सोशलिस्ट्स या कम्युनिस्ट्स, वो वीमर रिपब्लिक की एक प्रॉब्लम थी कि वो यूनाइट नहीं हो पाए। उनकी तो प्रॉब्लम थी कि पीपल वेर ईगर टू हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडर, वन नेशन वन पीपल वन लीडर, ये वहां के लोग चाहते थे। दिस वॉज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ जर्मन रिपब्लिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि नाजीज इतने पॉपुलर कैसे बन गए, हिटलर की पार्टी इतनी पॉपुलर क्यों बन गई, व्हाट कैन बी द डिफरेंट रीजंस। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हुई, हमें पता है जर्मनी वॉज ऑन लूजिंग साइड, जर्मनी से साइन करवाई गई ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जर्मनी एक्सेप्टेड गिल्टी फॉर द वॉर, जर्मनी ने मान लिया कि जंग हमारी वजह से हुआ। तो इससे क्या हुआ, इन्हें दे हैड टू सरेंडर एल्सैक एंड लोरेन वैली, उन्हें कुछ इलाके सरेंडर करने पड़े। दिस ह्यूमिलेटेड द केसर, दिस ह्यूमिलेटेड द जर्मन पीपल। जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले एक सुपर पावर बन रहा था, लेकिन अचानक से ये लूजिंग साइड में आ गया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बाद देखो, जंग के दौरान कैजुअलिटीज तो हुई, प्रॉपर्टी को डैमेज भी हुआ, वो भी हो गया, लेकिन अब उन्हें ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन करनी पड़ी। दे हैड टू सरेंडर सम लैंड टू द विनर्स, उन्हें कुछ लैंड भी सरेंडर करना पड़ा। तो वहां के लोग जो थे, दे गॉट ह्यूमिलेटेड, दे वेर शॉक्ड। और ऐसे में हिटलर के पावरफुल स्पीचेस, हिटलर का ये कहना कि मैं आप जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में हमने खोया है उस चीज को वापस लाएंगे, जर्मनी को वापस सुपर पावर बनाएंगे, एक ग्रेटर जर्मनी क्रिएट करेंगे दैट वुड स्ट्रेच अक्रॉस यूरोप। इसी वजह से लोगों में जो नाजीज थे ज्यादा मकबूल हुए, नाजीज कामयाब हुए बिकॉज ऑफ पावरफुल स्पीचेस ऑफ हिटलर, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ द हिटलर। नाजीज इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि नाजीज ने हमेशा ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को अपोज किया, जो वहां के लोग भी उसके अगेंस्ट ही थे। नाजीज इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि वीमर रिपब्लिक जर्मनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया। जर्मन के लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, वीमर रिपब्लिक उसको सॉल्व ही नहीं कर पाया। इसलिए वो चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग लीडर, क्योंकि उन्हें आदत थी 1871 से एक स्ट्रॉन्ग लीडर की। और स्ट्रॉन्ग लीडर कौन था उनके पास? नाजीज का लीडर एडोल्फ हिटलर। नाजीज इसलिए कामयाब हो गए, ध्यान रहे, क्योंकि हिटलर ने उनको क्या दिया? एन एनिमी टू हेट। नाजीज इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि जर्मनी में 1919 से 1923 तक एक के बाद एक क्राइसिस हुई और जर्मन वहां के लोगों को हिटलर ऐसे समय में ये दिलासा, ये विश्वास दे रहा था कि हम ऐसी स्थिति से बाहर आएंगे। एक और चीज हम याद यहां रखेंगे कि जिव्स जो थे, दे वेर स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ जीसस। जिव्स को मेडिवल टाइम से ही माना जाता था कि दे वेर किलर्स ऑफ जीसस। मेडिवल टाइम से ही दे वेर डिबार्ड फ्रॉम द ऑनरशिप ऑफ द लैंड। जिव्स के बीच में ऑलरेडी इवन इन दियर रेजिडेंशियल गेटोज वहां भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते गए, यानी लोग ऑलरेडी जिव्स को हेट कर रहे थे और हिटलर ने इसी चीज को पकड़ा। इसने भी क्या किया? जिव्स को हेट किया। ही
फेनड दैट फीलिंग, उसने उस फीलिंग को हवा दे दी। जिन बिलीफ्स के साथ जर्मनी के लोग ऑलरेडी थे, हिटलर ने उन्हीं बिलीफ्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया। इस वजह से वो कामयाब हो गए, और वो कामयाब हो गए क्योंकि वो कम्युनिज्म, वो सोशलिज्म, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था, और वहां के लोग भी थे। वो कामयाब हो गए क्योंकि कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और जो ये डेमोक्रेट्स थे, ये कभी यूनाइटेड नहीं होते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक हमसे पूछती है कि हिटलर कामयाब हो गया टू स्प्रेड हेट अगेंस्ट द ज्यूज। कैसे वो कामयाब हो गया कि ज्यूज के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत भर दे? आई थिंक ये ऑलरेडी हो गया है। ज्यूज को पहले से ही माना जाता था कि दे वेर किलर्स ऑफ जीसस, माना जाता था ये जीसस के किलर्स हैं। ज्यूज को पहले से ही माना जाता था दे वेर स्टीरियोटाइप्ड एज द किलर्स ऑफ जीसस। तो नेचुरली सारे जीसस के मानने वाले सारे क्रिश्चियंस तो उनसे नफरत ही कर रहे थे ना। मेडिवल टाइम से ही ज्यूज वेर डिबार्ड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ द लैंड। मेडिवल टाइम से ही ज्यूज को लैंड ऑन करने नहीं देते थे, और हिटलर ने तो इसी बिलीफ को फैन किया ना, हवा दे दी ना। हिटलर ने किया क्या? He held the same Jews responsible for all the problems of Germany. ऑलरेडी लोग नफरत तो कर रहे थे, और हिटलर ने ऐसी बातें की कि इससे लोग और ज्यादा नफरत करने लगेंगे। क्या कहा? कि they are responsible for all the problems of Germany.